नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल के केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। केजरीवाल को राहत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में जमानत की मांग नहीं की गई थी, बल्कि गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ही संजय सिंह का केस गया था, जहां उन्हें जमानत नहीं मिली। केजरीवाल उसी केस में जेल में हैं जिस केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इसलिए हमारे आज के वीडियो में दोनों केस का संदर्भ आएगा ही। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट के सामने ईडी ने जो दस्तावेज जमा किए हैं और उससे यह उजागर होता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र में हिस्सा लिया और उससे जो भी धन बना उसके इस्तेमाल और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ईडी के केस से यह भी सामने आया कि वे इस पूरे प्रकरण में निजी तौर से भी और आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो दस्तावेज रखे गए हैं उनसे यह पता चलता है कि इस केस में पंकज बंसल मामले में बताई गई कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर 2 लाइन का ऑर्डर नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलर और गोवा चुनाव में आपके प्रत्याशी के बयान भी हैं, जिसने कहा है कि उसे गोवा चुनाव के लिए पैसा मिला था। इससे गोवा में भेजे गए पैसे की चेन पूरी हो रही है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ना तो पीएमएलए कानून के सेक्शन के विरुद्ध है और ना ही पंकज बंसल केस के। उनकी रिमांड को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। यह कहते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया और रिमांड के आदेश को सही बता दिया। इसी आधार पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में चुनौती दी कि अवैध रूप से गिरफ्तारी हुई है, मगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया। इसी फरवरी में जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका भी खारिज हो गई थी। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आगे बढ़ने से पहले यहां देखना चाहिए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संजय सिंह के केस में क्या कहा था। अपने फैसले में उन्होंने लिखा है कि आबकारी नीति के मामले में ठोस बयान है, जिनसे पता चलता है कि संजय सिंह के लिए सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए गए, वो भी उनके आधिकारिक निवास पर। यह इसलिए दिया गया ताकि सह आरोपियों के हक में आबकारी नीति को बदला जाए, जिससे उन्हें मुनाफा हो और उसमें से संजय सिंह को किकबैक मिले। इस स्टेज पर संजय सिंह की भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जाहिर है तब भी भाजपा हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्साहित हो गई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई तो कहने लगी कि जमानत है, फैसला नहीं। लेकिन जमानत इस आधार पर मिलती है संजय सिंह को कि ईडी संजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। केजरीवाल और संजय सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को देखकर सहज रूप से जिज्ञासा तो होती ही है कि जिस संजय सिंह के केस में ईडी सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, उसी केस में हाईकोर्ट ने ईडी के पेश किए गए सबूतों को महत्व दिया। 2 अदालतों के नजरिए में कितना अंतर है। आम आदमी पार्टी लगता है इस फैसले को लेकर तैयार थी, मगर उसे झटका तो लगा ही होगा। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी आगे की राजनीतिक कार्रवाई में जुट गई है। यह पोस्टर बता रहा है कि पार्टी अब जेल का जवाब वोट के अभियान से देने में जुटी है। आपको याद होगा कि 27 मार्च की सुनवाई के समय जस्टिस शर्मा ने अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया और कहा था कि 2 अप्रैल को ईडी के जवाब दाखिल करने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में ईडी ने विस्तार से अपना पक्ष रखा, जिस पर हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। और आज 9 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुना दिया। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की जमानत खारिज हो चुकी है और वे 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध मानने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना केस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के आधार पर खड़ा किया था। कहा था कि यह संवैधानिक कार्रवाई है और राजनीतिक बदले से की गई है। ईडी ने केजरीवाल के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का बिना रोक टोक उल्लंघन किया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई है। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की समीक्षा
केवल कानून के मुताबिक करनी होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग के हिसाब से। जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा की तारीख की जानकारी रही होगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि ईडी ने गिरफ्तारी का समय तय किया है। केजरीवाल ने इस आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी है कि आम चुनावों से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी पर यह आरोप सही नहीं बैठता है। जज कानून से बंधे होते हैं, ना कि राजनीति से। फैसले कानून के सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, ना कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। कोर्ट राजनीति के क्षेत्र में नहीं जा सकता। राजनीति की बात प्रासंगिक नहीं है। मौजूदा केस केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच नहीं है, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट को सजग रहना चाहिए कि वो किसी बाहरी कारक से प्रभावित ना हो। हमारा सरोकार संवैधानिक मर्यादा से है, ना कि राजनीतिक मर्यादा से। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बहस में इस बात पर जोर दिया था कि चुनाव के समय गिरफ्तार किया गया है ताकि वे प्रचार में हिस्सा ना ले सकें। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समतल मैदान नहीं रह जाता है और यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चुनाव आयोग को लेवल प्लेइंग फील्ड का ध्यान रखना चाहिए और जांच एजेंसियों को हिदायत देनी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि यह देखा जाना चाहिए कि गिरफ्तारी चुनाव तक रुक सकती है या नहीं। अगर टाली जा सकती है तो टाली जानी चाहिए। मगर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय गिरफ्तार करने से ईडी पर भेदभाव का आरोप नहीं ठहरता है। इसका बहुत ज्यादा दूरगामी और खतरनाक असर हो सकता है। एक तरह से यह फैसला या टिप्पणी ईडी को और आक्रामक होने की छूट देता है। यह कैसा चुनाव नजर आएगा कि विपक्ष के नेता जेल में होंगे और बीजेपी अकेली मैदान में दौड़ती नजर आएगी। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती भी इसी कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी। उस समय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी के बारे में कुछ कहा था कि बिना किसी सबूत के हम एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के ऊपर राजनीतिक भेदभाव के आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस एक एजेंसी की साख का सीधा असर देश के निष्पक्ष होने की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इस प्रीमियर एजेंसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह जादूगर की तरह काम करे। उनके पास तकनीक है और जांच करने की श्रेष्ठ क्षमता है, तब भी किसी केस की जांच करने और सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले में ईडी का जिक्र एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के रूप में आता है, जिस पर यूं ही शक नहीं किया जा सकता। उस पर राजनीतिक भेदभाव के आरोप भी नहीं लगाए जा सकते। ईडी पर आरोप लगाने से भारत की साख पर धब्बा पहुंचता है। उनकी इस टिप्पणी की लंबे समय तक समीक्षा की जाती रहेगी। संजय सिंह उसी ईडी के केस में जेल से बाहर आए जिसे देश की प्रीमियर एजेंसी बताया गया, निष्पक्ष एजेंसी बताया गया। यही वो एजेंसी है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का सबूत पेश नहीं कर पाई। संजय सिंह को जमानत मिल गई और जेल से बाहर आ गए। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि आपके पास सबूत है तो रिकॉर्ड पर लाइए, अगर हमने उसमें खामियां पाई तो रिकॉर्ड पर दर्ज करेंगे और इसका असर ट्रायल की सुनवाई पर हो जाएगा। बस ईडी पीछे हट गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं कर पाई। आज अरविंद केजरीवाल को राहत तो नहीं मिली, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता की बात कर उसके अन्य केस में ट्रैक रिकॉर्ड देखने का मौका हमें दे दिया है। क्या ईडी के काम करने का रिकॉर्ड इतना शानदार है, निष्पक्ष है, बेहतरीन है कि इसके काम पर सवाल नहीं किया जा सकता है, राजनीतिक भेदभाव के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं? तब फिर ईडी के उस रिकॉर्ड को हम कैसे देखें कि 2014 के बाद इसने जितने भी नेताओं के खिलाफ केस किए हैं, छापे मारे हैं, उनमें से 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। क्या यह ईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है? हम सभी ने बार बार देखा कि ईडी के छापे पड़ने के बाद कई विरोधी दल के नेता बीजेपी में चले गए, उसकी सहयोगी पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए, सरकार का हिस्सा बन गए। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई सुस्त हो गई। क्या यह ईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है? क्या यह सब करना ईडी को इतना विश्वसनीय बना देता है?
इस एजेंसी की प्रतिष्ठा का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं जो एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल का है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले थे। आए दिन शराब घोटाले को लेकर ईडी के छापे पड़ते थे। बीजेपी उन छापों के बाद तुरंत ही तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफा मांगा करती थी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयन और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि ईडी ने जिस कथित षड्यंत्र के आधार पर शिकायत की थी उसमें आयकर कानून के तहत अपराध किया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सूचीबद्ध जो अपराध है उसमें यह अपराध नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेडिकेट ऑफेंस है ही नहीं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो जाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 3 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। तो क्या यह मतलब हुआ कि ईडी जबरन पीएमएलए की धारा इस मामले में लगाई जा रही थी? याद कीजिए, केजरीवाल के केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि पीएमएलए का कानून इतना सख्त है कि जमानत का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन बातों को ध्यान में रखकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ मामले में ईडी ने जुलाई 2023 में रायपुर के पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष की शिकायत यानी चार्जशीट दायर की थी। इसमें दावा किया था कि 2019 से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए कथित शराब घोटाले में 2161 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी का कहना था कि ये पैसे राज्य के खजाने में जाने चाहिए थे। इस मामले में पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, उनके बेटे और बिजनेसमैन अनवर ढेबर को आरोपी बताया गया। अनवर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। यह कोई मामूली फैसला नहीं है जिस आधार पर ईडी ने केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस रिजेक्ट हुआ। लगता नहीं है कि एजेंसी निष्पक्षता और पेशेवर तरीके से काम करती है। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को किंग पिन बताया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया। मतलब केस ही नहीं टिका। इस मामले में भी ईडी के वकील एसवी राजू ही थे। एसवी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। ईडी अगर प्रतिष्ठित एजेंसी है तो इसकी एक और प्रतिष्ठित कार्रवाई का नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मार्च के महीने में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, मगर उस समय ईडी की तरफ से खबरें चल रही थीं कि 143 करोड़ के मनी ट्रेल के संकेत मिले। शिवकुमार और उनके साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। विदेशों में शेल कंपनियां बनाने के आरोप लगे। अगस्त 2017 में डीके शिवकुमार और उनके 4 करीबियों के यहां आयकर विभाग के छापे पड़ने लग गए। दावा किया गया कि 8.5 करोड़ से अधिक की रकम जब्त हुई है। आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार पर 41 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया और चार्जशीट दायर कर दिया। इसी केस में ईडी ने संज्ञान लिया और 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर दिया। सितंबर 2019 में डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया। अक्टूबर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जमानत दे दी। अपनी गिरफ्तारी से पहले डीके शिवकुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जुलाई 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाती है और येदियुरप्पा की सरकार बना दी जाती है। अगस्त 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। करीब 2.5 साल बाद ईडी ने मई 2022 में चार्जशीट दायर की। 2023 में कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे, तब कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे के तहत यह सब किया जा रहा है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर ही चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए थी। डीके शिवकुमार के खिलाफ इस प्रतिष्ठित जांच एजेंसी ने कितना फर्जी केस बनाया, मगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ इस एजेंसी की प्रतिष्ठा से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि इस एजेंसी की हरकत सामने से पकड़ ली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया है तो वह फर्जी नहीं होगा या कानून के सामने टिक ही जाएगा। संजय सिंह भी अपना केस दिल्ली हाई कोर्ट में हार गए थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच का फैसला था। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली। आज हाईकोर्ट में केजरीवाल के साथ वही हुआ जो संजय सिंह के साथ हुआ, मगर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि उसके हाथ में कितना बड़ा मुद्दा लग गया है।
हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि ये तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बयान दिए गए हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान है, तो वो पूरी तरीके से वैलिड है। और पुनः मैं कह रहा हूं, यही सब तो बातें कहते थे। अभी जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सुनाया उसमें क्या है कि उनका कहना है कि दे आर हैविंग एनफ एविडेंस, यानी पर्याप्त साक्ष्य और मटेरियल मौजूद है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि वो इन्वॉल्व थे। और कहां रखा है उस पे तो मैं कहना चाहूंगा यही तो पता लगाना है। क्योंकि मैं ऑन द मतलब एक दूसरे ढंग से कहूं, टीवी पर आकर यह कहा गया था ना कि केजरीवाल जी जेल में चले गए, उनका शरीर जेल में है पर आत्मा आप लोगों के साथ है। मुझे लगता है हो सकता है वो आत्मा तो उस पैसे की रक्षा तो नहीं कर रही है आसपास कहीं, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी को डीके शिवकुमार के मामले में भी ईडी का बचाव करना चाहिए और 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी ईडी का केस रद्द हुआ, उसमें भी सामने आना चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी का आक्रमण तैयार नजर आया और आम आदमी पार्टी का जवाब भी। जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाईकोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गवाहों को लेकर उठे सवालों पर भी विस्तार से जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी कि शरत रेड्डी और राघव मगुंटा को माफी देकर सरकारी गवाह बनाया गया, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह पर संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर ही आक्षेप लगाने के बराबर है। सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। एक सहज बुद्धि से सवाल उठता है कि क्या सरकारी गवाह के 100 साल के इतिहास में इस कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ होगा? सरकारी गवाह फर्जी तरीके से नहीं बनाए होंगे? वकील इस पर बहस करते रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा सरकारी गवाह का कानून 100 साल पुराना है, मगर ईडी 100 साल पुरानी नहीं है। इसलिए हम यहां पुलिस से संबंधित कुछ उदाहरण दे रहे हैं। हमारा उदाहरण सरकारी गवाह को लेकर नहीं, मगर गवाह को लेकर है, जिससे सिस्टम का अंदाजा होता है। दिल्ली दंगों में कई गवाहों के बयान को कोर्ट ने ही विश्वसनीय नहीं माना। जून 2023 में कड़कड़डुमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिरीष अग्रवाल ने 4 मुसलमान व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा था कि पुलिस ने गलत तरीके से शिकायतकर्ता को ही गवाह बताकर केस बनाया था।
इस मामले में पुलिस के ही एक कांस्टेबल की गवाही ली गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गवाहों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो पुलिस के केस की लाइन पर ही बोलते हैं। सन 2000 के स्वर्ण सिंह केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्जरी यानी शपथ लेकर जानबूझकर झूठ बोलने का अपराध कोर्ट में एक जीवन शैली बन चुका है। इस रिपोर्ट में आर्टिकल 14 के सौरभ दास ने 15 महीनों में अलग अलग राज्यों में दिए गए कोर्ट के 5 फैसलों का अध्ययन कर दिखाया है कि किस तरह से पुलिस कोर्ट के सामने गलत और फर्जी सबूत पेश करती है। आर्टिकल 14 की वेबसाइट पर आप यह लेख पूरा पढ़ सकते हैं, मगर यह ध्यान रखिएगा कि ईडी और पुलिस में हमेशा अंतर होता है। फिर भी यह सवाल पूरी तरह वैध है कि क्या ईडी जिन्हें सरकारी गवाह बनाती है उन्हें संदेहों से ऊपर रखा जा सकता है। 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकारी गवाह यानी अप्रूवर को लेकर एक व्यवस्था दी कि सरकारी गवाह की बात को स्वीकार करने के लिए कुछ डबल टेस्ट करने होंगे। सबूत से पता चलना चाहिए कि गवाह पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ये जो टेस्ट है वो सभी गवाहों पर लागू होगा, लेकिन कुछ खास केस में कमजोर या संदिग्ध सबूत हो सकते हैं, जैसे कि अप्रूवर के केस में। उसके लिए देखना होगा कि अप्रूवर के सबूत को और दूसरी तरह के साक्ष्यों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमा सुंदरम के केस में कहा था कि हम यह मानते हैं कि कोर्ट में एक प्रक्रिया विकसित हो चुकी है कि किसी आरोपी को सिर्फ उसके सह आरोपी के ऐसे साक्ष्य जिनका परीक्षण ना हो सके, सिर्फ उसी आधार पर दोषी ठहराना असुरक्षित होगा, यानी ठीक नहीं होगा। हम बस उदाहरण के तौर पर आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हमारे लिए कहना उचित नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के केस में सरकारी गवाह पर भरोसा करने के लिए जरूरी टेस्ट किए गए या नहीं। हम बस सामान्य जिज्ञासा के लिए पुराने केस का उदाहरण दे रहे हैं। न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे ही उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान की कॉपी और ईडी के दस्तावेज ट्रायल के चरण में दे दिए जाएंगे, मगर अभी वो समय नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने बार बार आरोप लगाया है कि राघव मगुंटा सरकारी गवाह बना बाहर आया चुनाव प्रचार कर रहा है। राघव मगुंटा इन दिनों अपने पिता श्रीनिवासलू रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। रेड्डी टीडीपी से उम्मीदवार हैं और बीजेपी का गठबंधन है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है, कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, यह कोर्ट की चिंता नहीं है। केजरीवाल के पास यह अधिकार होगा कि गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर सकें, उस व्यक्ति को उस समय जवाब देना होगा। मगर कोर्ट इस समय ट्रायल कोर्ट की जगह लेकर रिट ज्यूरिसडिक्शन में मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ऑन रिकॉर्ड यह बात है कि गवाहों को डराया धमकाया गया है। तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं
किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई गवाहों के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि यह ईडी तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल से कैसे पूछताछ करेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या हिरासत में लेकर। आम आदमी और मुख्यमंत्री के लिए कानून अलग नहीं होंगे। ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनके आधार पर उसने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के जांच में शामिल नहीं होने से जो देरी हुई उसका असर उन पर भी पड़ा जो न्यायिक हिरासत में हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी। अरविंद केजरीवाल अपना केस हार गए। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी वैध थी। मगर इस फैसले से, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से ईडी को जो मेडल मिला है उस पर पब्लिक में बहस होती रहेगी। लोग उस मेडल की जांच करते रहेंगे, उठाकर देखते रहेंगे कि असली सोने का है या पानी चढ़ा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।